हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम जो हुआ है हाल ही में 2 से 13 दिसंबर, जो ऑल 15 शिफ्ट हुआ था, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का वो सब हम लोग देखेंगे। जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का हो या रेलवे का या कोई भी अदर एग्ज़ाम, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न से हम लोग ट्रेंड समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आजकल कैसा पूछा जा रहा है। खास करके रेलवे टेक्नीशियन का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल मेंस और आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सबों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। फ्रेंड, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कारण था जेसीसी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के चलते कुछ दिनों तक उसी में बिजी थे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे, फिर फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का। 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित किसने की थी? तो 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया को विकसित किया था मार्शल नीरेनबर्ग। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? तो जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द को एलील कहते हैं। इच्थियोफिस बेडडोमी। इच्थियोफिस बेडडोमी जो एक कृमि का प्रकार है, जो उभयचर है, जो तैर सकता है, किस से संबंधित है? तो इच्थियोफिस बेडडोमी जो एक कृमि है जैसा उभयचर है, जो तैर सकता है या पादहीन उभयचर वंश से संबंधित है। मानव जीनोम में 23 युग्म गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या लगभग कितनी होती है? तो मानव जीनोम में 23 युग्म जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या 20,000 से 25,000 के बीच होती है। मक्के में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो मक्के में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। अगर मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाता तो 23 जोड़ी यानी 46। किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? तो वह हार्मोन है कार्टिसोल। सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किस लिए किया जाता है? तो सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D जो कि एक हर्बिसाइड है, शाकनाशक में इसका प्रयोग किया जाता है। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? तो गोल कृमि एस्केलमेंथिज संघ यानी एस्केलमेंथिज फाइलम से संबंधित है गोल कृमि। रोवाल्फिया सर्पेटिना जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है क्या है? तो रोवाल्फिया सर्पेटिना जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है एक औषधीय पादप है, जिसका प्रयोग एचबीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रव्यीय तंतु क्या कहलाते हैं? तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रव्यीय तंतु जीवद्रव तंतु कहलाती है। सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड एंड पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम क्या है? तो सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड एंड पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम है जिलेटीकरण। मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल का उत्पादन मानव शरीर में नहीं होता है? कुल अमीनो अम्ल की संख्या जो मानव शरीर में 22 पाया जाता है, उनमें जो मानव शरीर में उत्पादन नहीं होता है वह है 9 अमीनो एसिड। अगर मानव शरीर में कितने अमीनो एसिड का उत्पादन होता है तो हो जाएगा 13। यहाँ नहीं पूछा था तो 9 हो जाएगा। केवल महिलाओं में होने वाली जन्मजात रोग डिम्ब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो महिलाओं में होने वाली जन्मजात रोग डिम्ब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के नाम से जो जाना जाता है वह है टर्नर सिंड्रोम। किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहते हैं।
वह रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है क्या कहलाता है? तो वह रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है वह है थैलेसीमिया। पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी क्या है? तो पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए जो उत्तरदायी वह है ग्लाइकोऑक्सीसोम। विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है वह क्या है? तो पेलाग्रा। और जो 4DS बीमारी B3 के नाम से जो जाना जाता है 4DS वह है डर्मेटिटिस, डायरिया, डेमेंशिया और डेथ। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल क्या है? तो हमारे शरीर में की कोशिकाओं में उपस्थित जो अम्ल है वह है DNA, जिसका पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गधे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है वह है वसा। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। पादप का वह घटक जो जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है तो वह हो जाएगा जाइलम। अगर फल उत्पाद को अन्य भागों तक ले जाने का काम करता तो वह फ्लोएम हो जाता। यहाँ पे जल पूछा था और खनिज लवण तो जाइलम। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था, पावर दिया हुआ था लेंस का -0.25 डायोप्टर। तो लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी निकालना था। तो लेंस की प्रकृति चूंकि यहाँ पे पावर माइनस में दिया है तो माइनस में पावर अवतल लेंस की होती है। अगर प्लस में पूछ देता तब लेंस की प्रकृति पूछता तो उत्तल लेंस होता, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा कॉनकेव लेंस। अब फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P = 1/f होता है, पावर = 1/f। तब फोकल डिस्टेंस हो जाएगा 1/p। तो यहाँ 1/0.25 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद 4 मीटर आ जाएगा आंसर। मीन्स फोकस दूरी जो लेंस का हो जाएगा वह 4 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकत्व का कारण क्या है? तो पृथ्वी का चुंबकत्व का जो मूल कारण है वह है डायनेमो प्रभाव। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले तैयार किसने की थी? तो टॉर्सेली द्वारा। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग जड़त्वीय फ्रेम के लिए किया जाता है। जब एक ठोस पिंड स्थिर होता है तो वह केवल अपने स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकता है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो घूर्णन गति। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, वे उस पथ को निरूपित करती है जिसके साथ एक परिकलित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। फ्रेंड, जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। एक ऐसा ऑप्टिकल उपकरण जो प्रिज्म, लेंस या दर्पण की एक प्रणाली का उपयोग करके एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करता है क्या कहलाता है? तो पेरिस्कोप। किस भौतिक कारक का मान 6.626 × 10⁻³ जूल प्रति हर्ट्ज होता है? तो प्लैंक स्थिरांक यानी प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह पूछा था। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है यानी H = 6.626 × 10⁻³ जूल पर हर्ज। तो पर हर्ज को हम लोग चेंज करेंगे तो जूल सेकेंड होता है इसका SI यूनिट। केपलर के ग्रहों की गति के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो हम लोग केपलर के तीनों ग्रहों का नियम जो है वो जान लेते हैं। केपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला था कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम से संबंधित जो टर्म था वह था, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे परिक्रमा करता है। क्षेत्रफल का नियम दूसरा नियम था क्षेत्रफल का नियम, यानी जब भी इलिप्टिकल पाथ पे जो चक्कर काटता है ग्रह उन दोनों के डिस्टेंस में एरिया हमेशा इक्वल होता है। A1T1 = A2T2 कहीं भी होता, हर जगह इक्वल होता। आवर्त का तीसरा नियम था, केपलर के ग्रहों की गति के तीसरा नियम था आवर्त का नियम, जिसमें कि
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू का होता है। अगला क्वेश्चन, एक अर्ग कितने जूल के बराबर होता है? तो एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। कुछ और भी हम लोग इसमें टर्म जान लेते हैं। अगर 1 न्यूटन पूछता कितने डायन होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डायन, 1 वाट 10⁵ पास्कल, 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल हो जाता। समतुल दर्पणों में बहुप्रतिबिंबित के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाने वाले प्रकाशीय यंत्र क्या कहलाते हैं? तो समतल दर्पणों में बहुप्रतिबिंबों यानी प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनने वाले प्रकाशीय यंत्र को कैलेडोस्कोप कहते हैं। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? तो चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम होता है। न्यूटन का पहला नियम पूछा था, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में एक चाल से चल रहा है, तो वह विरामावस्था में या फिर गति अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। यही है न्यूटन का पहला नियम। इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने परिभाषित किया था, लेकिन यहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा था। प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो बाएं हाथ का नियम या फिर दाएं हाथ का नियम, दोनों फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक ऊर्जा का जूल। भाप इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी का नियम से काम करता है भाप का इंजन, जिसका हम लोग जानते हैं दिया गया ऊर्जा इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य होता है। क्या क्या कार्य? यानी डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। दीप्त तीव्रता मीन्स लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक तो कैंडला हो जाएगा। वे चित्र जो स्क्रीन या पर्दे पर बनते हैं वह क्या होता है? रियल या इमेजिनरी? तो वह रियल होगा यानी वास्तविक। न्यूटन का दूसरा नियम पूछा था, तो न्यूटन का दूसरा नियम जो कि बल की परिभाषा देता है, फोर्स इक्वल टू ma। इसके अनुसार से दूसरा नियम यह बतलाता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में होता है, जो कि बल की परिभाषा से संबंधित है न्यूटन का नियम। और दूसरा नियम था, पहला नियम भी पूछा। तीसरा नियम होता है एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन कुल 3 नियम दिए थे गति से संबंधित। अगर गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, यह क्वेश्चन जो कि एक बार पूछा हुआ था बीपीएससी में, तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था, लेकिन गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अब हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल प्रयुक्त जो विधि है वह क्या है? केजेल-डाल विधि। अगर इसी में अनाज में नमी की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि पूछता तो प्राडकर विधि होता। विशिष्ट ऊष्माधारिता मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे अधिक किसमें होगा? लोहा, पानी, पारा और कांच में, तो इसमें पानी में हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स गंधीय सूचक का उदाहरण क्या है? जो हम लोग सूंघ के जो सूचक होता है वह है प्याज, लौंग और तेल। दर की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या है? आयनीकृत गैस जिसमें आयन इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था द्रव, गैस, ठोस। चौथी अवस्था प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड का आयन उत्पन्न करता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो जल के साथ घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा वह अमोनिया हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है। निम्न अभिक्रिया के उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो उत्पाद क्या बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और जल बनाता है। सिरका अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विनेगर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7। अगर इसी में अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछता तो 0 से 7। क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछता तो 7 से 14 और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड दोनों में से कोई होता है। चींटी के डंक में
चींटी या फिर मधुमक्खी के डंक में, दोनों में यही पाया जाता है, फॉर्मिक या फिर मिथेनोइक एसिड। शर्करा मापी क्या किसका प्रकार है? तो शर्करा मापी ध्रुवन मापी मीन्स पोलरीमीटर का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड ये था आरपीएफ एसआई में जो क्वेश्चन पूछा था हम लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन छोड़ के सारा हम लोग डिस्कस किए, जो कि आने वाला भी जो भी एग्ज़ाम है, खास करके रेलवे का टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, एनटीपीसी भी, ग्रुप डी भी, उन सबों के लिए, और एसएससी या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम जिसमें कि साइंस रहता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास था। फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़कर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।